Assalamualaikum, this is Moeed Peelzada, traveling across United States. हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में अब 28 दिसंबर 2025 और इतवार का दिन है। मेरे सामने जो डेवलपमेंट्स हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत तो है ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो खींचातानी चल रही है, सुहेल आफरीदी की लाहौर में प्रेजेंस और उन्होंने किस किस्म की एक्साइटमेंट पैदा की है, और हुकूमत पाकिस्तान जो है शरीफ सरदारी आसिम रजीम अब आदिल राजा के हवाले से, जिनका नाम अब फोर्थ स्केड्यूल में शामिल कर दिया गया है एक दिन के बाद जब उनके घर के ऊपर हमला भी हुआ बरतानिया में, क्या करना चाह रही है। ये तमाम चीज़ें मेरे सामने इससे लथी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मेरे सामने एक ऐसी भी बहुत ही वेल रिसर्च डेवलपमेंट है जो इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से मशरक़ वस्ती की अंदरूनी एक चपकलश और एक पावर पॉलिटिक्स जो है उसका हिस्सा बनता चला जा रहा है। और मुत्तहदा अरब इमारात के मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो 2 घंटे पौने 2 घंटे के बाद इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से, नूर खान एयरवेज़ के एयरपोर्ट से वापस चले गए, शायद उसकी वजह वो सऊदी स्ट्राइक्स थीं जो यमन के अंदर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ऊपर सऊदी अरब ने उसी वक्त की। और जब मोहम्मद बिन ज़ायद ने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया तो एक नई सूरत हाल पैदा हो चुकी थी जिसे वो एड्रेस करना चाहते थे। अदरवाइज़ उनका जो विज़िट था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की हुकूमत का कहना सही था कि वो एक दिन का स्टेट विज़िट था। इस्लामाबाद के अंदर एक लोकल छुट्टी जो है स्कूलों कॉलेजों वगैरह की हुई भी थी, होटल जो हैं उनके हिसाब से बुक किए हुए थे, तमाम तर ट्रैफिक रोकी हुई थी। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अखबारात को पाकिस्तान की जो ब्रीफिंग थी, बल्कि मशरक़ वस्ती के जो बहुत से अखबारात हैं उनकी भी ब्रीफिंग यही थी कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का जो पाकिस्तान का एक दिन का स्टेट विज़िट था उनका प्रेसिडेंट बनने के बाद। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है इसकी तो मैं तफसीलात के ऊपर बाद में आता हूँ। पहले पाकिस्तान से हम बात का आगाज़ करते हैं, जहाँ सबसे पहले हम देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी ने किस तरह से पंजाब लाहौर की सियासत में एक हलचल उन्होंने मचा दी। और जो एक जमूद था जो फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए, उसके बाद से जो मसलसल एक जमूद था सियासत का, उसे उन्होंने तोड़ दिया। जब सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने लाहौर की सड़कों के ऊपर उनको वेलकम किया। वो जहाँ गए जोक दर जोक जो हैं लोग सड़कों पर निकले और बहुत ही उन्होंने एक्साइटमेंट का मुजाहरा किया। सलमान अकरम लाला साहब भी बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने भी जगह जगह छोटी छोटी तकरीरें की। एक जगह उन्होंने तकरीर करते हुए जो खुद मैंने ट्विटर पर देखे उनके उनके वर्ड्स, उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी जो है, मैंने देखा है कि उन्होंने लोगों ने उनके अंदर इमरान खान की झलक देखी, ग्लिम्स ऑफ इमरान खान इन सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी ने बड़े एहतियात से उनके ये जुमले सुने, क्योंकि सुहेल आफरीदी ने तो इसमें ये नोट करने वाली बात है कि उनको पूरी तरह से एहसास है कि उनको जो ये रिसेप्शन लाहौर के अंदर मिला है और जो बहुत एक्साइटमेंट और जोश व खरोश है, जो कहते हैं कि सियासत का जमूद टूट गया है, ये उनकी वजह से नहीं है, बल्कि लोग उन्हें उनके अंदर इमरान खान का एक मैसेंजर देख रहे हैं। इसलिए तकरीबन हर 10 मिनट के बाद सुहेल आफरीदी ने जहाँ कहीं बात की, उन्होंने इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा मेरा लीडर इमरान खान है, पाकिस्तान का लीडर इमरान खान है, मुझे इमरान खान की याद आ रही है। वो जहाँ गए उन्होंने कहा अच्छा होता है कि स्टेज के ऊपर इमरान खान भी होते। तो उनको पूरा एहसास है कि जो सारी एक्साइटमेंट है ये उनकी ज़ाती शख्सियत की वजह से नहीं है, ये उनकी लीडरशिप नहीं है, ये इमरान खान का परतोव है, उनकी रिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब इसमें देखें कि हफ्ते के दिन बहुत ही मसरूफ़ दिन सुहेल आफरीदी ने लाहौर के अंदर गुजारा, जिसका पिछले वीलॉग में भी मैंने ज़िक्र किया था कि लाहौर हाई कोर्ट वो पहुँचे 1 बजे के करीब। वहाँ पर उन्होंने वो जो फैमिलीज़ हैं 9 मई 2023 के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, तमाम लोग जिनको गिरफ्तार रखा हुआ है, उनकी फैमिलीज़ के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनकी उन्होंने बातें सुनी। फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला की एक वहाँ पर जो असेंबली थी उससे भी उन्होंने बातचीत की। और फिर उसके बाद उन्होंने विज़िट किए, बहुत से घरों के उन्होंने विज़िट किए, जिसमें यास्मीन राशिद साहब के घर की मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के घर की मैंने डिटेल्स नहीं देखी। अलबत्ता मियाँ महमूद रशीद साहब के घर को उन्होंने विज़िट किया, शाह महमूद कुरैशी साहब के घर को उन्होंने विज़िट किया। कहते हैं कि उमर सरफराज चीमा साहब के घर इसलिए नहीं जा सके कि वो कैंटोनमेंट के अंदर था, कैंटोनमेंट जाने की परमिशन नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को ज़रा अंदाज़ा लगाए इस चीज़ का। और मियाँ अज़हर साहब के घर में वो गई, और बात है कि हमाद अज़हर उनके रिसेप्शन में इतने कोई सामने नज़र नहीं आए जितना कि लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हमाद अज़हर साहब उसमें से नज़र आएंगे। और आखिरी जो उनकी वीडियोस हैं उस दिन की, वो आज की हैं, संडे की हैं, वो हैं जब वो सनम जावेद और फलक जावेद के जो इन लॉज हैं उनके घर में वो गए। उनका जो विज़िट था ज़मान पाक का, उसकी बड़ी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस थी। शाम के वक्त सैटरडे को वहाँ पे पहुँचे, वहाँ बहुत जोश व खरोश था, लेकिन उसकी तारीखी अहमियत ये थी कि जब मार्च या अप्रैल
23 میں عمران خان کی زمان پاک کی جو ریزیڈنس ہے، جو ان کے انسیسٹرل ریزیڈنس ہے، ان کے والد صاحب کے زمانے کی ریزیڈنس ہے، اور جہاں محترمہ علیمہ خان نے بھی ان کو ویلکم کیا تو انہوں نے وہاں تقریریں بھی کی. لیکن مارچ 2023 کے اندر جب عمران خان کے گھر کے اوپر پنجاب کی پولیس نے اور رینجرز نے حملہ کیا تھا، تو وہاں جو ایک گھمسان کی جنگ ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے درمیان میں جو ڈیفینڈ کر رہے تھے، آنسو گیس اور ڈنڈا سوٹا سب کچھ تھا، اس میں اس وقت سہیل آفریدی بھی ایک کارکن کی حیثیت سے عمران خان کی گھر کا دفاع کر رہے تھے. وہاں پر ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میرے ساتھ یہاں پر عمران خان ہوتے. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے جو یہ انیشیٹو لیا، یہ عمران خان کا مشورہ تھا، یہ ان کے اپنے ذہن کی اختراعی، میں 100% کلیئر نہیں ہوں، لیکن سہیل آفریدی نے لاہور کی اور پنجاب کی سیاست کا جو ایک جمود تھا اور جو اس کے اندر ایک مردنی چھائی ہوئی تھی، اسے انہوں نے یہاں پر توڑ دیا. اب اس میں وہ کیا رہے ہیں، وہ کیا تو یہی رہے ہیں کہ میں اسٹریٹ ایجیٹیشن کے اسٹریٹ موومنٹ جو ہے یہاں سے لانچ کرنا چاہ رہا ہوں. جب انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو ان کے ساتھ تھیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے بات چیت کی. اب ان کو ہر طرف دیکھنا پڑ رہا تھا. محترمہ علیمہ خان کی ایک پوزیشن ہے ٹاکس کے حوالے سے، دوسری طرف سے عمران خان کی ایک اور پوزیشن ہے ٹاکس کے حوالے سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایک اور پوزیشن ہے ٹاکس کے حوالے سے. بہرحال ان سے جو سوال پوچھا گیا حکومت سے ٹاکس یا نیگوسیشن کا یا ڈائلاگ کا، تو انہوں نے کہا کہ ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے شریف خاندان کی، یہ ٹاکس نیگوسیشن اور ڈائلاگ کے حوالے سے بالکل بھی سیریس نہیں. اس میں ویسے بہت ان کی بات میں سپورٹ ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں بھی جگہ جگہ پولیس نے ان کا راستہ روکا. وہ جہاں گئے پولیس نے راستے بلاک کیے ہوئے تھے. یہی صورتحال لبرٹی چوک میں تھی، یہی صورتحال فوڈ اسٹریٹ پہ تھی، یہی صورتحال جہاں بھی ہو گئے یہی صورتحال تھی. فوڈ اسٹریٹ کا سین تو خیر بہت ہی انٹرسٹنگ تھا کہ جب ان کے اسکیجول میں تھا، جو اسکیجول اور پلان جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، لیکن جب وہ لاہور کی فوڈ اسٹریٹ پہ پہنچے تو فوڈ اسٹریٹ ساری کی ساری بند تھی. وہاں لائٹیں بھی بند تھیں، دکانیں بھی بند تھیں، وہاں سے بیچارے کھانا کھائے بغیر جو ہیں واپس آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ کا جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ میں سیریس تو نہیں لگتے. میں نے آپ کے سامنے ایویڈنس بھی رکھ دی ہے. تاہم انہوں نے یہ کہا، اچھا محترمہ علیمہ خان ان کے ساتھ تھیں، جن کی پہلے ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو اسٹیج کے اوپر ڈائلاگ کی بات کرے گا حکومت سے، چونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ پروٹیسٹ ہونی چاہیے، اس لیے وہ پاکستان تحریک انصاف میں سے نہیں ہے. تو اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا میسج یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے کہ پروٹیسٹ کرنی ہے، یہ ڈائلاگ کرنا ہے، یہ انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، جس میں محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس ہیں، ان کے اوپر عمران خان نے فیصلہ چھوڑا. اب دوسری طرف کیا صورتحال ہے؟ پی ایم ایل این جو ڈائلاگ جن کے ساتھ ہونا ہے، پی ایم ایل این کے لیڈرز کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی مینی فولڈ قسم کا ریئیکشن ہے. 3 لیڈرز کی سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے کم از کم آئیں. ویسے تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا، کیونکہ ہاں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جمعرات کے دن یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب نے ہمیں ڈائلاگ کی جو آفر کی ہے پرائم منسٹر کی حیثیت سے، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. اب شہباز شریف کی ٹیم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تحریک تحفظ آئین پاکستان سیریس ہے تو پھر وہ ڈائلاگ ہوگا. لیکن بڑی انٹرسٹنگ کامنٹس اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کے 3 جو لیڈرز ہیں، جس میں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب بھی تھے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ایڈوائزر ہیں پولیٹیکل افیئرس کے شہباز شریف صاحب کے، وہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب بھی تھے. انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی سکھر میں، یہ سکھر میں کیوں تھے؟ یہ جا رہے تھے گھڑی خدا بخش، جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو کی 27 دسمبر کی جو اینیورسری تھی، ان کی یہ کتنی اینیورسری ہوگی، ان کی 18ویں اینیورسری ہے ان کی اسیسینیشن کی. وہاں یہ جا رہے تھے سکھر میں. انہوں نے میڈیا سے بات کی. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ سیریس نہیں لگتی، وہ مکسڈ سگنلز دے رہی ہے، جبکہ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ جو ڈائلاگ کی بات کرے گا وہ پاکستان تحریک انصاف میں سے نہیں ہے، اور یہ کوئی سیریس ہمیں لگ نہیں رہے، لیکن وزیر اعظم نے جو ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور وہ اس کا فیصلہ کر سکیں گے، وہ اس کو رسپونڈ کریں گے. یہ ان کی پوزیشن ہے اس وقت اب پی ایم ایل این کی. اب گھڑی خدا بخش کے اندر کیا سین تھا، کیونکہ اس کا ذکر ہو ہی گیا. گھڑی خدا بخش کے اندر بڑا ہی انٹرسٹنگ سین تھا، جہاں جناب بلاول زرداری اور ان کے والد صاحب جناب آصف علی زرداری جو ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے کہ ان دونوں میں سے جنرل عاصم منیر کا زیادہ لوئل کون ہے، زیادہ اوبیڈینٹ کون ہے، کون ان کی زیادہ تعریف کرتا ہے. اور وہاں پر دونوں نے ان کی بڑی تعریف کی، ایئر فورس کی بڑی تعریف کی، فوج کی بڑی تعریف کی. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے تو ہندوستان کے ریفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جرنیل جو ہے وہ ان کو ناکوں چنے چبھو دے گا. یعنی اچھا اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب پاکستان کی سیاست کی یہ کمپلشن اور ریکوائرمنٹ بن چکی ہے کہ جب بھی کوئی سیاستدان امپورٹنٹ بات کرے گا تو اسے جنرل عاصم منیر کی تعریف کرنی ہے. سسٹم جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے گرد تک گھوم رہا ہے کہ اگر آپ ان سے اپنی اوبیڈینس اور اپنی لائلٹی اور اپنی جو ایک نسبت ہے وہ شو نہیں کرتے تو آپ کے لیے بڑے خطرات جو ہیں وہاں پہ پیدا ہو جائیں گے.
अब 18 बरस गुजर चुके हैं, वहाँ किसी ने ये सवाल उनसे नहीं पूछा। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो का ज़िक्र कम ही हुआ है, जो क्लिप्स हमने देखे हैं उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तो ज़िक्र रवायती हुआ है, ज़्यादा ज़िक्र वहाँ पे आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ों का हुआ है। और ये अब याद रहे कि ये 18वीं एनिवर्सरी है, 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग से जब निकल रही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो उनके ऊपर ये कातलाना हमला हुआ जिसमें वो जाँ बहक हुईं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसके चंद दिन के बाद जब वो प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन का कमीशन बैठाया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायरी। उन्होंने एक फोरेंसिक पुलिस का हाईली कॉम्पिटेंट बोर्ड नहीं बैठाया और इंक्वायरी सेटअप नहीं की, जिसकी वजह से कई महीने जो हैं उसी में ज़ाया हो गए। और वो जो कमीशन था उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को $5 मिलियन का बजट भी उन्होंने कायम किया। उस स्टेज पे उनकी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे कातिल कौन हैं, और उस वक़्त उनका इशारा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था। लेकिन आज 18 बरस के बाद वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मुसलसल वहाँ पे तारीफ़ें करते हुए जो हैं वो पाए गए। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि 18 बरस में सिंध में तो मुसलसल आप प्रेसिडेंट बन गए, आपकी फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत थी, आप हुकूमत के ताकतवर तरीन अशख़ास में रहे, और सिंध में तो 2008 से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बाप भी, बेटा भी, हस्बैंड भी, सब। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का नहीं पता चल सका आज तक। ये मिस्ट्री कि उन्हें किसने मारा, इस साजिश में कौन इन्वॉल्व थे, वो उस वक़्त वो जो जिनको पकड़ा, ज़ाहिर उनके पीछे कौन था, आज तक इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं मिल सका। अब मूविंग फॉरवर्ड टू आदिल राजा। आदिल राजा के घर पे जो हमला हुआ लंदन के सबर्ब्स में, जिसका उन्होंने ट्वीट भी किया, उसकी उन्होंने वीडियो भी की, उसका ज़िक्र मैं भी कर चुका हूँ पिछले वीलॉग में। उसके 24-26 घंटे के अंदर-अंदर पाकिस्तान की हुकूमत ने एक नया काम किया, और वो उन्होंने ये किया कि कैबिनेट से एक सर्कुलर के ज़रिए इतनी जल्दी इमरजेंसी में आदिल राजा के लिए का नाम उन्होंने 4th शेड्यूल में डाला है। एक दहशतगर्द की हैसियत से उनको एक प्रोस्क्राइब्ड पर्सन जो है वो करार दे दिया। कहते हैं ये जो स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल 1, 2, 3, 4, उसमें से 4 सबसे कमज़ोर होता है। 1, 2, 3 के लिए जो लेवल ऑफ एविडेंस चाहिए दहशतगर्दी की, वो आदिल राजा के खिलाफ ज़ाहिर है हुकूमत मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, क्योंकि आदिल राजा ने ना तो कोई बंदूक उठाई है, ना बम फाड़ा है, ना किसी दहशतगर्द तंजीम से उनका ताल्लुक है। उनके ऊपर चार्ज ये है कि वो ऑनलाइन अपने यूट्यूब के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए दहशतगर्दी कर रहे हैं और टेररिज्म पैदा कर रहे हैं, ये टेररिज्म पे उकसा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इस किस्म के चार्जेस लगाकर उनका नाम 4th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब 4th शेड्यूल, जैसे मैंने कहा कि 1st, 2nd, 3rd शेड्यूल के मुकाबले में निस्बतन कमज़ोर होता है। तो फिर इसमें होता क्या है, बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मजहबी जमातों से जिनका ताल्लुक है, कभी TLP से, कभी किसी और से, उनके नाम अक्सर 4th शेड्यूल में रहते हैं। 4th शेड्यूल में जो लोग होते हैं, उनको एक शहर छोड़ते हुए दूसरे शहर जाते हुए वो नेसेसरली गिरफ्तार नहीं होते, वो गिरफ्तार भी होते रहते हैं। लेकिन 4th शेड्यूल में होने का मतलब है कि उनका नाम पुलिस के रिकॉर्ड्स में होता है। जब वो एक शहर से या एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाएंगे, तो उनको पुलिस रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह नहीं होते, उनके बैंक अकाउंट्स कॉन्फिस्केट कर लिए जाते हैं, उनके NIC वगैरह जो है वो ख़तरे में होते हैं। अब ये इन्होंने क्यों डाला है इनका नाम इतनी अर्जेंसी के अंदर, जो इसमें बज़ाहिरन हमें समझ आ रही है डिस्कस करने के बाद, कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट डाली गई है बरतानिया में 2 या 3 दिसंबर को, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इन्हें बरतानिया के अंदर से या तो इनके वकला ने या बरतानिया की हुकूमत के किसी हिस्से ने इनको ये एडवाइस किया है कि अगर आप उनको दहशतगर्द की एक लिस्ट में डाल दें और उनको कानूनी तौर पे कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, तो आपका केस जो है वो बहुत मजबूत हो जाए। लेकिन 4th शेड्यूल में पाकिस्तान की हुकूमत ने आदिल राजा को डाला है, ये किसी अदालत ने नहीं डाला। वैसे तो कैबिनेट के इस फैसले के बाद हुक्म दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट दी जाए कि इस पे क्या अमल दरामद होगा। तो क्या आप किसी अदालत से भी उसको पाकिस्तान में ये कन्फर्म करवाएंगे, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे फ़ाइल को ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने से पहले? ये एक देखने वाला सवाल है। लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये फ़र्क है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत का एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये किसी अदालत की, हाई कोर्ट की या किसी अदालत की या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा, आगे अगर ये बरतानिया में, अच्छा बरतानिया और अब चैलेंजेस इसके रास्ते में बहुत से हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा जोर तो लगाया जा रहा है आदिल राजा के ऊपर, और आदिल राजा को एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है बाकी तमाम लोगों के लिए। लेकिन इसमें पहला चैलेंज तो ये है कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई फॉर्मल एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती। उसका हल ये है कि वन ऑफ एक्स्ट्रेडिशंस हो सकती हैं, बिकॉज बरतानिया का एक एक्स्ट्रेडिशन एक्ट है 2003 का, उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के तहत वन ऑफ हो सकती हैं। चंद दिन पहले ड्रॉप साइड की एक स्टोरी थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है बरतानिया को कि जो ग्रूमिंग सेक्स स्कैंडल के लोगों को एक बरतानिया की कोर्ट ने डीनेचुरलाइज करने की कोशिश की है या उनसे उनकी नेशनलिटी छीन ली है, वो ऐसे मान नहीं रहे, तो हम उनको ले सकते हैं, इन रिटर्न आप बैरिस्टर शहजाद अकबर को और आदिल राजा को हमारे हवाले कर दें। लेकिन इसके रास्ते में और भी बहुत सी रुकावटें हैं। मसला इनेविटेबली अगर बरतानिया की हुकूमत ऐसा फैसला कर भी लेती है, तो इसे एक बरतानवी ब्रिटिश जज के सामने जाना होगा, और वहाँ कम से कम 3 किस्म के टेस्ट जो हैं वो जज को एज पर द लॉ इस्टेब्लिश करने होंगे।
पहला ये है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है। इन केस ऑफ आदिल राजा ये खुल्लम खुल्ला नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 2 ढाई 3 बरस की हिस्ट्री देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। आदिल राजा के ऊपर बार-बार केसेस बनाए गए, बार-बार इल्ज़ाम लगाए गए, उनके ऊपर डिफेमेशन का केस भी जो है वो बनाया गया, तो उनके खिलाफ एक ख़ासी पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म का केस है। और जहाँ ब्रिगेडियर साहब ने, राशिद नसीर साहब का जो केस था, वहाँ आदिल राजा का डिफेंस कमज़ोर था, बिकॉज़ उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें उनके बारे में की थी। यहाँ आदिल राजा का डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कानूनी तौर पे मज़बूत है। दूसरी चीज़ जो जज के सामने डिटरमिन करनी है वो ये है कि डबल क्रिमिनैलिटी होनी चाहिए, डुअल क्रिमिनैलिटी। डुअल क्रिमिनैलिटी का मतलब है कि एक्स्ट्राडिशन तब हो सकती है कि जिस चीज़ में एक्स्ट्राडिशन की जा रही है वो बरतानिया के अंदर भी जुर्म हो और जो मुल्क मांग रहा है उसमें भी जुर्म हो। लेकिन ऑनलाइन इसे कहते हैं बातें करना, खप डालना, शोर मचाना, कितनी ही गलत क्यों ना हो, वो बरतानिया के अंदर कोई जुर्म नहीं है, वरना बरतानिया के अंदर भी कोई केस इस हवाले से रजिस्टर हो सकता होता। तीसरी भी एक चीज़ है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ है बरतानिया अभी भी सिग्नेटरी है और उस पे वो फॉलो करता है, उसके ऊपर नाफिजुल अमल है। यूरोपियन यूनियन का जो ह्यूमन राइट कन्वेंशन है, वो अभी भी बरतानिया पे लाज़िम है, वो बहुत से मुल्कों पे लाज़िम है, वो इवन तुर्की जो यूरोपियन यूनियन का कभी मेंबर नहीं है, उसके ऊपर भी लाज़िम है। तो ये जो 3 टेस्ट्स हैं, ये कैसे अदालत से पास हो सकेंगे? लेकिन कोशिश इनकी फिर भी ये है कि अगर ये मामला अदालत तक भी चला जाता है, तो आदिल राजा के लिए, तमाम व्लॉगर्स के लिए, तमाम यूट्यूबर्स के लिए, जितने भी सोशल एक्टिव लोग हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी दर्द-सर्दी होगी। इसका मतलब क्या है बॉटम लाइन? मतलब ये है कि बरतानवी पाकिस्तानी ओरिजिन शहरी हैं, उनको एक और लीगल फ़ाइट के लिए, सोलिसिटर्स के लिए, फंडिंग के लिए और इस फ़ाइट के लिए उनको तैयार होना चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा मीडिया को इन्वॉल्व किया जाएगा, ब्रिटिश मीडिया को, कि क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा इसमें कामयाबी होगी और आदिल राजा का आप लोग और हम सब लोग जो हैं, बेहतर डिफेंस कर सकेंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक नई जंग जो है इस हवाले से शुरू हो रही है। अब मैं आऊँ उस चीज़ की तरफ जिसका मैंने शुरू में कहा कि कैसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो मशरक़ वस्ती की एक बड़ी मुश्किल किस्म की सियासत में फंसता चला जा रहा है, उसकी दलदल के अंदर। बहुत ज़्यादा इसमें लोगों का ख़्याल है, जिनसे मेरी बात हुई है, कि उनका कहना ये है कि अ, मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का विज़िट वाक़ई उनका पहला अनाउंस्ड स्टेट विज़िट था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी जो ब्रीफिंग मीडिया को दी हुई थी, उसमें भी ये स्टेट विज़िट था और ख़ुद मशरक़ वस्ती के अखबारों को जो ब्रीफिंग मिली हुई थी, मुत्तहिदा अरब इमारात से, ये स्टेट विज़िट ही था। तो ये कोई 2 घंटे का विज़िट नहीं था, जो अल्टीमेटली हुआ कि 2 घंटे में वहाँ से वो चले गए। तो फिर क्यों ऐसा हुआ? और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो इस्लामाबाद में एक लोकल छुट्टी दी हुई थी, स्कूलों को, कॉलेजों को, होटलों में कमरों की रिज़र्वेशंस की हुई थी, पुलिस जगह-जगह थी। तो ज़ाहिर है कि उनको एयरपोर्ट से ही वापस नहीं जाना था और जैसा कि हुआ कि वो एयरपोर्ट से निकले ही नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा-सा है कि निकले तो वो आर्मी चीफ़ के घर में गए, जहाँ आर्मी चीफ़ की जो साहिबज़ादी हैं, उनका कोई निकाह था, उस निकाह को उन्होंने ब्लेस किया। फिर कुछ शुरू में बाज़ लोगों ने ये कह दिया था, फिर बाद में उन्होंने अपनी पोज़ीशन चेंज की, उनको कहीं से डंडा-वंडा आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई निजी मुलाकात करने के लिए गए थे। लेकिन अगर वो निकले हैं नूर खान एयरवेज़ से आधे घंटे के लिए, तो वो सिर्फ़ आर्मी हाउस गए थे। बहरहाल 2 घंटे से ज़्यादा उस एरिया में वो नहीं ठहरे और इस्लामाबाद वो नहीं आए। ठीक। अब वो क्यों नहीं आए? बिकॉज़ जब वो जहाज़ में पाकिस्तान पहुँच रहे थे और जब उनको वेलकम किया जा रहा था पाकिस्तान के 6 एस-16 की तरफ से, तो ऐन उस वक़्त मशरक़ वस्ती में एक और चीज़ हो रही थी, बड़ी कैटेक्लिस्मिक किस्म की। वो ये थी कि सऊदी एयर फ़ोर्स ने ताबड़तोड़ हमले किए यमन के अंदर। सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल जो एक मिलिशिया है, जो कि यूएई फंडेड और यूएई सपोर्टेड है, जिस तरह से जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं सूडान की, उनको भी मुत्तहिदा अरब इमारात की सपोर्ट हासिल है और जो सूडानीज़ एयर फोर्सेस हैं, उनको सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल है। यहाँ पर भी यमन के अंदर इस वक़्त 3 ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक यमन की फॉर्मल गवर्नमेंट है, जिसे सऊदी अरब रिकॉग्नाइज़ करता है। एक ईरान बैक्ड हूतीज़ हैं और तीसरा इसे कहते हैं, ये सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल है, जिसे यूएई की सपोर्ट हासिल है। शुरू में सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल और यमन की हुकूमत जो है, जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, ये सब एक साइड पे थे। लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों से इनके दरमियान में एक वेज आ चुकी है और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जो हैं, वो आमने-सामने खड़े हैं। तो जब शेख ज़ायद बिन अल नहयान ने इस्लामाबाद पे लैंड किया, तो उस वक़्त सऊदी हमला हो चुका हुआ था और सऊदीज़ की बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आ रही थी, क्योंकि सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल ने इन्हीं दिनों में, चंद दिन पहले, हद्रमुत का जो उन्होंने प्रोविंस है, उसे उन्होंने छीन लिया यमन की हुकूमत से। एंड सऊदीज़ आर स्पिटिंग फायर ऑन इट। वो कह रहे हैं कि ये प्रोविंस में से जो है सदर्न ट्रांज़िशनल फोर्सेस जो हैं उनकी काउंसिल की, यहाँ से निकल जाएँ। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पे थोड़ी-सी बड़ी कन्फ्यूज़न है कि इस वक़्त मोहम्मद बिन ज़ायद कहाँ पे हैं? पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया और मीडिया की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो जब नूर खान एयरवेज़ से निकले, तो वो फिर रहीम यार खान चले गए, जहाँ उनका अपना पैलेस है शिकार के लिए, जहाँ वो फरवरी 2025 में भी आए थे, लेकिन दिसंबर, जनवरी में भी आते हैं। अब इस वक़्त क्या वो रहीम यार खान में हैं गुज़िश्ता 2 दिनों से, कि वो वापस अबू धाबी पहुँच चुके हैं?
ग्रॉक पे जो मैंने सर्च किया है, ग्रॉक इंसिस्ट करता है कि ट्रैकिंग ये शो करती है कि जब वो पाकिस्तान से निकले तो वो रहीम यार खान नहीं गए, वो वापस अबू धाबी गए हैं और वहाँ मौजूद हैं। लेकिन ग्रॉक भी एडमिट करता है कि इसके बारे में कोई कंक्लूसिव उनकी किसी मीटिंग की, उनकी कोई एंगेजमेंट की खबर जो है नहीं आ सकी, तो 100% कन्फर्मेशन नहीं हो सकी, नहीं हो सकती। अब अखबारों से ही आपको जो पता चलेगा या नेट से पता चलेगा। क्यों हुआ ये सारा कुछ? इसलिए कि ऐसा क्राइसिस खड़ा हो गया मोहम्मद बिन ज़ायद के लिए कि जिसको उन्हें फ़ौरी तौर पे एड्रेस करना था, और अगर वो पूरा दिन इस्लामाबाद में गुज़ारते तो उनके पास वक़्त नहीं था, उनको इसमें सलाह-मशवरा करना था अपनी टीम के साथ, सऊदीज़ के साथ। बहरहाल वो सलाह-मशवरा करने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात ने सऊदी एक्शंस की इस तरह से उन्होंने उनको वेलकम किया, उन्होंने कहा कि सऊदी जो इनिशिएटिव है फॉर पीस। अच्छा, अब सऊदी इनिशिएटिव फॉर पीस क्या? सऊदीज़ ये कहते हैं कि यमन को मुत्तहिद होके एक रियासत की शक्ल में रहना है, इसके हिस्से अलग-अलग डिफरेंट ज़ोन्स यहाँ पे नहीं चल सकते। एंड टू द एक्सटेंट सऊदीज़ जो हैं उनका जो एटीट्यूड है हूतीज़ की तरफ भी चेंज हो चुका है, वो हूतीज़ के भी एंगेज करने को तैयार हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात की हूतीज़ की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन। बहरहाल मुत्तहिदा अरब इमारात के देखा-देखी पाकिस्तान ने भी फिर वेलकम किया। उन्होंने कहा कि सऊदी जो इनिशिएटिव है यमन के ऊपर, उसको पाकिस्तान वेलकम करता है, और यूँ इस पूरी चीज़ को अंडर छुपाने की कोशिश की। मैंने इस पे खासी रिसर्च की। आप समझें कि इस वीलॉग से पहले मैंने कई घंटे इसी चीज़ पे लगाए हैं, गुज़िश्ता कल से मैं इसको देख रहा हूँ। 2021 के बाद से सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात के दरमियान में मसलसल एक वेज है, डिफरेंसेस उनके बढ़ते चले जा रहे हैं। ये, और पहले इसको ज़हन में रखिए कि 2015 में जब मोहम्मद बिन सलमान एक यंग 29 ईयर ओल्ड मिनिस्टर की हैसियत से वो इमर्ज उन्होंने किया शाह अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद, रहलत के बाद, तो MBZ ने, मोहम्मद बिन ज़ायद ने अपना तमाम वज़न MBS के पीछे फेंका, और कहते हैं कि MBS को जो राइज़ मिला है 2015 और 2018 के दरमियान में, वो उसमें MBZ का इन्फ्लुएंस और लॉबिंग जो है अरब वर्ल्ड के अंदर वो बड़ी शामिल है। लेकिन उसके बाद से दोनों के दरमियान एक कॉम्पिटिशन भी है, और दोनों का वर्ल्ड व्यू जो है वो बड़ा डिफरेंट है। MBS ज़्यादा कंजर्वेटिव है। अच्छा, MBS की अब उम्र 39 बरस या 40 बरस है, वो बहुत ही यंग हैं, बहुत जोशीले हैं, दोनों बहुत इंटेलिजेंट समझे जाते हैं, बहुत डिसाइसिव समझे जाते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं वो अब, अगर 2015 में 54 बरस के थे, तो अब वो तकरीबन 63 या 64 बरस के हैं। वो ठंडे मिजाज के हैं, उनकी वो प्रोफाइल अपनी कम रखते हैं, वो धीमे हैं, और लेकिन वो भी बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। लेकिन वो हर चीज़ में नेसेसरली एक तरह से नहीं देखते। उनका जो विज़न है मुत्तहिदा अरब इमारात का, वो बड़ा मॉडर्निस्टिक है, ग्लोबल इंटीग्रेशन का है। वो इज़राइल को एंगेज करने में और फौरी तौर पर अब्राहमिक एकॉर्ड को कंक्लूड करने के, इज़राइल को रिकग्नाइज़ करने में बहुत ज़्यादा पेश हैं। उनके मुल्क से पता नहीं दिन में कितनी फ़्लाइट्स जो हैं वो इज़राइल की तरफ निकलती हैं, जबकि MBS जो हैं वो इज़राइल की तरफ अपनी मूवमेंट में कॉशियस हैं। डिफरेंसेस और भी बहुत हैं, वर्ल्ड व्यू का भी डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंसेस इमर्ज हुए हैं वो यमन के हवाले से है, वो सूडान के हवाले से है, वो ऑयल प्राइसेस के हवाले से है, वो इसराइल के हवाले से है। चंद दिन पहले जब वाशिंगटन के अंदर MBS आए मोहम्मद बिन सलमान, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये शिकायत भी लगाई, इसरार किया कि मुत्तहिदा अरब इमारात को ये समझाया जाए कि वो सूडान के अंदर जो सूडानीज़ आर्म फोर्सेस हैं उनके रास्ते में जो वो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को, रैपिड सपोर्ट RSF को सपोर्ट करते हैं, वो ना करें। अब ये भी एक क्राइसिस खड़ा हो गया, ये बात आउट हो गई। ट्रंप ने कहा कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात से बात करेंगे, तो मोहम्मद बिन ज़ायद की पोजीशन ये आई कि हम अब RSF को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये और बात है कि वेस्टर्न मीडिया कहता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो सूडान भी एक इशू है, कंपीटिंग इशू है, यमन भी एक कंपीटिंग इशू है, ऑयल प्राइसेस भी कंपीटिंग इश्यूज हैं, और इस वक्त इसराइल भी एक कंपीटिंग इशू है, जहां पर एक साइड कॉशियस चलना चाहती है सऊदी अरब, और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है बहुत तेज़ी से जाना चाहती है। ये वो टेंशन्स हैं दो इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की एलाइज़ की, जिसके दरमियान में इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है, जिसको बहुत तरीके से नीटली छुपाया गया है। मैंने किसी को सोशल मीडिया पे इसे डिस्कस करते नहीं देखा। नो, मूविंग फॉरवर्ड, ये जो इस वक्त रिलेशनशिप है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, इसका एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि कैसे इससे मसाइल पाकिस्तान की पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जनाब डार साहब ने ऐलान किया, उनकी एक वीडियो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, कि उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट हो गया है, और जो हमने $1 बिलियन आउटस्टैंडिंग हमने देने थे मुत्तहिदा अरब अमारात के, अब हमने वो नहीं देने, और उसे हम शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसके? हम उसे शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं फौजी फाउंडेशन के। और ये सारी के सारे मामला जो हैं वो 2026 के मार्च के आखिर तक के मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप कर गई है कि फौजी फाउंडेशन जो है वो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ा जो उसका एक आर्किटेक्चर है, जिसके पास एग्रीकल्चर भी है, जिसके पास सीमेंट भी है, जिसके पास कंस्ट्रक्शन भी है, जिसके पास फूड भी है, जिसके पास फर्टिलाइजर्स भी हैं, और वो मेन स्विच बोर्ड है जिसके साथ और बहुत सी कंपनीज लगी हुई हैं।
اور آج تک ہمیں یہ بتایا گیا تھا ٹل دس ڈے کہ فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، وہ ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے، وہ ایک پرانا جو چیریٹیبل ایکٹ تھا 1889 کا، اس کے تحت وہ قائم ہے، اس کا وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، وہ اٹانومس ہے، اور یہی وہ اپروچ ہے جس کے تحت ہم یہ سنتے ہیں کہ فوجی فرٹیلائزر ایف ایف سی جو ہے وہ اب اس کنزورشیم کو جوائن کر رہی ہے جو پی آئی اے اون کرے گا عارف حبیب کی شکل میں۔ وہاں تک تو ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ اٹانومس ہے، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اٹانومس نہیں تھا، اور یہ منسٹری آف ڈیفنس اس کے بورڈ پہ بیٹھتی ہے، اور یہ جو $1 بلین کے شیئرز ایشو کریں گے، یہ منسٹری آف ڈیفنس ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ آپ نے کیسے ایشو کرنے ہیں۔ چلیے یہاں تک ہم مان لیں کہ منسٹری آف ڈیفنس کا اس پہ بہت انفلوئنس ہے، لیکن یہ پھر بھی ایک کمپنی ہے، یہ پھر بھی ایک ٹرسٹ ہے، تو پھر منسٹری آف ڈیفنس پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان ریٹرن فوجی فاؤنڈیشن کو کیا دے گی $1 بلین کے عوض، یا $1 بلین کے سائز کا، جس کے ان ریٹرن وہ $1 بلین کے شیئرز ایشو کرے گی۔ یہ ٹھیک ٹھاک، یہ پاکستان میں ہر چیز کی جوگاڑ لگائی جا سکتی ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن دی جائے گی، لیکن ابھی تک اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ اتنی بڑی چیز ہو رہی ہے۔ البتہ اس کی امپلیکیشنز کے اوپر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے، اور امپلیکیشنز یہ ہیں کہ ایک سوورن ویلتھ فنڈ، ایک اور حکومت متحدہ عرب امارات، اس کا سوورن فنڈ سب سے بڑا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا ڈیسیجن میکنگ کا ٹیبل ہے، اس کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے، جہاں فیصلے ہونے ہیں پاکستان کے ایگریکلچر کے، پاکستان کے سیمنٹ کے، پاکستان کی کنسٹرکشن کے، پاکستان کی فوڈ کے، اور ڈفرینٹ چیزوں کے، اور اس میں پی آئی اے بھی شامل ہو گئی ہے، ایئر لائنس۔ تو ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔